siyaset.tk देख रहे हैं। साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लंबी ब्रेक के बाद आज बात हो रही है। खबरें बहुत सी है, लेकिन ड्रॉप साइड न्यूज में एक आर्टिकल सामने आया है और ऑब्वियसली आपकी नजर से गुजरा भी होगा। ये क्या मामला है? CIA और जो चक्कलिश जारी है इस वक्त अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के दरमियान, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, इस पे ये मैंने कॉलम भी पढ़ा है और आर्टिकल भी पढ़ा है और इस पे मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने चैनल पे दे भी दिया है, लेकिन मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं तफसील के साथ। मामला यही है कि आपको मालूम है कि जैसे पाकिस्तान में एक हमारे रावलपिंडी के हुक्मरान हैं और एक इस्लामाबाद के हुक्मरान होते हैं और ज़्यादा कंट्रोल जो है वो रावलपिंडी के हुक्मरानों का होता है। और चूँकि पाकिस्तान एक तवील अरसे से इसको हमने एक सिक्योरिटी स्टेट का दर्जा दिया हुआ है और दुनिया भर के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के लिए हमने अपनी यूटिलाइजेशन जो रखी हुई है वो रखी हुई है जी कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं और हम रीजन के बहुत ही अहम तरीन प्लेयर हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ था अफ़गान जंग से, रशियन अफ़गान जंग से शुरू हुआ था और उस वक्त से लेके आज तक ये जारी है। तो हम हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरत पैदा करती रहती हैं और अमेरिका, कभी हम अमेरिका के कैंप में होते हैं और कभी हम किसी और के कैंप में होते हैं। चूँकि अभी भी वह वैसी ही सिचुएशन चल रही है और अब ज़रा थोड़ा सा पॉइंट आया हुआ है, टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। अब फिर हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो यही चाहती है कि हमारा रेलेवेंस बरकरार रहे और चूँकि उधर पेंटागन के साथ हमारी मिलिट्री लीडरशिप के रावलपिंडी और पेंटागन के बहुत अच्छे मरासम होते हैं और उन्हीं के ज़रिए से, उसी चैनल के ज़रिए से ही ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। खा वो अफ़गान जंग हो, यूक्रेन जंग हो और फिर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो और फिर पाकिस्तान, अगर इस रीजन में आप आ जाएं, हमारे रीजन में पाकिस्तान में, तो अब चूँकि CPEC का मामला है और CPEC को भी हमारी फोर्सेस देख रही हैं, तो ये सारा एक बैकग्राउंड है। इसी बैकग्राउंड में अब पहले, लेकिन उसमें माजी में एक फ़र्क होता था। ये जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन जो हैं वो एक पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानों का रोल ख़त्म किया जाए और वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, सिविलियन सुप्रीमेसी आप कह लें, तो सिविलियन लीडरशिप को सपोर्ट किया जाए। उसका सीधा सीधा बात है कि उसमें फिर अगर सिविलियन की बात होती है तो उसका फ़ायदा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा। और दूसरी जानिब उसी आर्टिकल में ये कहा गया है अलबत्ता CIA जो है वो अभी भी रावलपिंडी के साथ जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि नहीं, हमें रावलपिंडी के साथ ही रहना चाहिए और फौजी क़यादत के साथ रहना चाहिए। इस वक्त इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि पहले वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन वो एक पेज पे होते थे और CIA भी उसके साथ सेम पेज पे होते थे। वो बाइडेन इंतज़ामिया ले लें, वो रेगन इंतज़ामिया ले लें, उससे पीछे चले जाएं, तो वो सब सेम पेज पे होते थे। खा वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग है या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है या यूक्रेन का मामला है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि वाइट हाउस के जो मकीन हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो दूसरी सोच रखते हैं। उनकी जो टीम है उनमें भी जो अहम प्लेयर्स हैं वो भी सोच रखते हैं कि हमें सिविलियन लीडरशिप को सपोर्ट करना चाहिए और फौजी हुक्मरानों का और फौजी जर्नैलों का किरदार कम करना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एज हासिल है, इसलिए हमारे रावलपिंडी के हुक्मरान जो हैं इस वक्त वो वीक पोजीशन पे हैं और वो तगोदा कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में कि उनकी रेलेवेंस बरकरार रहे। वो फॉरेन पॉलिसी को भी वो देखें, वो इंटरनल पॉलिसी को भी वो देखें और वो इकोनॉमी को भी वही देखें। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ आगे जाके आप जो भी सवाल करेंगी, ये जो हो रहा है थोड़ा सा पैनिक मैं देख रहा हूँ रावलपिंडी में। ये मोहम्मद शरीफुल्लाह की हवालगी भी CIA और हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं इनकी कोलैबोरेशन से हुई और ये भी क्या यही सब कुछ कड़ियां मिलती हैं?
तो फिर जीत आपको लगता है, क्योंकि ट्रंप ने वो सराहा भी था बाकायदा तौर पे नाम लेके पाकिस्तान का, तो हाँ। आपको क्या लगता है कैंप में किसकी जीत होगी, ट्रंप कैंप की या CIA कैंप की? मेरा अपना ख्याल है कि इस दफा ट्रंप जो हैं वो देखें, अल्टीमेटली ये नहीं हो सकता कि आप प्रेसिडेंट आल इन आल होते हैं जी वहाँ पे, और वो बैक जुम्बश कलम वो वहाँ पे फारग भी कर देते होते हैं अपनी सीनियर मोस्ट लीडरशिप को, जनरलों को, CIA चीफ को, सबको। तो अभी वहाँ पे जाहिर है अमेरिका ने अपने मफादात देखने हैं। फ्रैंकली अमेरिका देखेगा अपने मफादात, और कहाँ से मफादात ज़्यादा से ज़्यादा लिए जा सकते हैं। और उसमें मैं अब अगली बात जो करने लगा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो कमज़ोर तरीन विकेट पे खेल रही है, और उसको सपोर्ट हासिल नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, उसको मॉरल सपोर्ट नहीं है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। और क्योंकि वो एक ऐसे सेटअप को सपोर्ट कर रही है, एक ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट कर रही है जिसकी आईनी, कानूनी, जमहूरी और अखलाकी हैसियत नहीं है। और हमारे जो जनरल साहब हैं वो भी इस एतबार से बहुत ही कमज़ोर तरीन पोजीशन पे हैं कि उनका ज़ाती जो सर्वाइवल है, उनकी जो एक्सटेंशन है नवंबर के बाद की, वो एक मसला बनी हुई है। फिर जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो टेबल हो चुका है, और वो कांग्रेस की मलकियत है, वो अमेरिकन कांग्रेस की प्रॉपर्टी है, वो पाक पैक की प्रॉपर्टी अब नहीं है, उसका फैसला अमेरिकन कांग्रेस ने करना है। और वो सारे का सारा एक्ट जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा है, उनसे पाबंदियों से मुताल्लिक है। और अगर ये तलवार लटकती रहती है तो इसका मतलब है कि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अपनी ज़ाती बका की लड़ाई लड़ेंगे, अपने ज़ाती सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे, अपने आप को बचाएंगे, पाबंदियों से बचाएंगे, या फिर वो जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश बहुत अहम जो मसाइल हैं सिक्योरिटी के, उनको एड्रेस करेंगे। वो इश्यूज इस वक्त एड्रेस नहीं हो रहे, और यही वजह है कि 10 साल, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 10 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान ने तोड़ा है। किस चीज़ में? दहशतगर्दी के हमले हुए हैं। सिर्फ मार्च में 31 दिनों में 105 हमले हुए हैं दहशतगर्दी के, और जिसमें हमारे 76 हमारे फौजी जवान अफसर सिक्योरिटी के शहीद हुए, 67 हमारे सिविलियन शहीद हुए, और 88 दहशतगर्द मारे गए। तो ये 31 मार्च, सिर्फ एक महीने, रमज़ानुल मुबारक के महीने की रिपोर्ट दे रहा हूं, और 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। इसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं उनको टास्क क्या मिला हुआ है? उनको टास्क ये मिला हुआ है कि आपने PTI को एक तो करना है, इमरान खान साहब को कंट्रोल करना है, दूसरा टास्क मिला है कि आपने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को इसको होने से रोकना है। ये टास्क दिया गया है। अब एक ज़माना था, हमारे DGISI जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की एक आला तरीन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं। वो क्या करती थी? वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स उनकी होती थी, वो रीजनल ग्लोबल एंगेजमेंट्स होती थी। इस वक्त DGISI की सबसे बड़ी एंगेजमेंट क्या है? सबसे बड़ा टास्क उनको क्या दिया हुआ है? वो ये है कि आपने मुझे बचाना है, और मेरे खिलाफ ये एक्ट हो रहा है, इसको रोकना है। अब वो उनकी सारी एंगेजमेंट्स क्या हैं? वो अमेरिका फोन करते हैं, और उनके नीचे जाहिर है जब आप DGISI को एक टास्क देते हैं कि आपने ये काम करना है जी, सिर्फ ये मसला मेरा है और मुझे आपने बचाना है, मेरी एक्सटेंशन बच जाए, मैं कंटिन्यू करूं और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, और मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो खबरें आ रही हैं उनको उठा लें, और ये सारी चीजें जब आप ये करते हैं, तो जब DGISI को बुला के आर्मी चीफ ये टास्क देता है, तो उसके बाद वो नीचे फिर वो ये सारे काम अगले अपने जितने भी विंग के DGs हैं उनको भी वही टास्क दे रहा होता है कि
DGA ने ये करना है, B ने ये करना है, C ने ये करना है, M ने ये करना है, ये आया जी ऊपर से हुक्म, आप इस पे इंप्लीमेंट शुरू करते हैं। अब सारा काम तो छोड़ के तो इस पॉलिटिकल एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो भी पॉलिटिकल पर्सनल एजेंडा। तो ये सारी सिचुएशन जब चल रही है तो उसमें आप देख लें कि कल को ये अगर आ जाता है बिल, तो हमारे आर्मी चीफ कितने कंप्रोमाइज्ड होंगे, कितने अंडर प्रेशर होंगे और उनसे कितनी बातें मनवाई जा सकती हैं। और वो भी अगर एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं उनको मालूम है कि इनकी मॉरल ग्राउंड कोई नहीं है, इनकी डेमोक्रेटिक ग्राउंड कोई नहीं है, इनका लीगल, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड कोई नहीं है। जब इनको सपोर्ट हासिल नहीं है तो जाहिर है फिर हम इनको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे। और पाकिस्तान के जो मसाइल ऐसे हैं, एक तरफ आपका बेहतरीन दोस्त है, हमारा हमसाया है चाइना, जब सारी दुनिया हमें छोड़ गई उसने इन्वेस्टमेंट की, यहां तक कि हमारे किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क ने भी इन्वेस्टमेंट करने से इनकार हुए। सिर्फ चाइना हमारे पाकिस्तान में CPEC की सूरत में रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव उसमें वो हम कर रहा है। सबसे बड़ा सरमायाकार इन्वेस्टर और काम करने वाला वो चाइना है। अब अगले दिनों में ये भी होना है कि अब शराइत क्या होनी है, शर्त क्या है, आपने चाइना को रखना है या हमें रखना है। वही जो शरफ साहब को फोन आया था कि आप इधर हैं या इधर हैं। तो पाकिस्तान में अगर कमजोर तरीन जो मिलिट्री लीडरशिप होगी, जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, और एक फेक गवर्नमेंट होगी जिसको पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं, तो वो तो सिर्फ अपनी जाती सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे ना। तो वो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और जब वो कुछ भी मान सकते हैं तो खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हम खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हमारे ब्रदर मुल्क तो हमें पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और उसके बाद चाइना के साथ भी हमारी मुकम्मल तौर पे कुट्टी हो जाए। और जाहिर है उनके अपनी गारंटीज हैं, उन्होंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है। और उधर पाक ईरान बॉर्डर आपका गैर महफूज है, पाक अफगान बॉर्डर आपका गैर महफूज है, पाक इंडिया बॉर्डर आपका गैर महफूज है, एक चाइना बचता है। अगर आप उनको भी उसी खाते में डाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। सर आपका ये वीलॉग साबिर साहब सुन रही थी मैं, गालिबन एक क्लिप नजर से गुजरा जिसमें आप बता रहे हैं कि BLA सड़कों पर घूम रही है, तभी पशीन जलसा भी पॉसिबल हो पाया है और वहां पर शाहराहें बंद है। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रही हूँ, क्या सूरत हाल है इस टाइम वहां पर और ये मामला किस तरफ जाएगा बलूचिस्तान वाला, क्योंकि अख्तर मेनूर साहब सड़कों पर मौजूद है। अगेन वही बात है कि जब आप जाहिर है चीजें जब आप अपनी तरजीहात आपकी बदल जाएं तो फिर बलूचिस्तान के दो इश्यूज हैं। एक इशू है पॉलिटिकल मिसिंग पर्सन्स का मामला, ये एक ह्यूमन इशू है और वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज जो है बलूचिस्तान की इस इशू पे जो उन लोगों के साथ है इससे परेशान है। दूसरा, इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? इससे फ़ायदा उठा रही हैं वो तंजीमें जो कि शिद्दत पसंद हैं, जो अपने आप को अलहदगी पसंद कहती हैं, जो दहशतगर्दी भी करती हैं, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस भी अगवा की, वो सारी की सारी तंजीमें, उनको यकीनन 100% उनको सपोर्ट हासिल है, बैरूनी सपोर्ट हासिल है। मैं वही कहूँगा कि वही जो पिछला कहा कि अगर हमारी प्रायोरिटी ये होती कि हमने मामलात को ठीक करना है और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस करना है, तो वो तो हमने किया नहीं। बलूचिस्तान में भी पपेट गवर्नमेंट है और वहाँ पे भी वही फार्म 47 तकसीम हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वहाँ से जितवाया गया और वहाँ से जितवा के असम्बलियों में उनको टोकन के तौर पे बिठाया गया, किसी को सेनेट में बिठा दिया, किसी को कौमी असम्बली में बिठा दिया। तो वहाँ पे भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और वहाँ के इश्यूज़ को वहाँ पे भी रियल जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और जो हैं उनको फारिग कर दिया। वहाँ पे आपने डमी गवर्नमेंट बिठा दी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सारी की सारी नाकामी किसकी है? अगर आपका पाक ईरान बॉर्डर गैर महफूज है, आपका पाक अफगान बॉर्डर गैर महफूज है और वहाँ से इनको सपोर्ट हासिल हो रही है और फिर आपको पता है कि कुलभूषण वहीं से पकड़ा गया था और कुलभूषण नेटवर्क बलूचिस्तान के लिए ही था, वो उस पर काम कर रहा था। तो एक वक्त वो था जब हम कुलभूषण पकड़ रहे थे और हम
अक्रॉस द बॉर्डर जाके हम अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे अपनी सरहदों का। एक वो वक्त था और एक वक्त ये है कि इस वक्त वो सारे के सारे अंदर वो तमाम ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, हमारी रेट ऑफ द स्टेट है, वो ज़ीरो है। और वो जब चाहते हैं जिस चारा पर, ये देखें ईद पे क्या हुआ है, बाकायदा तौर पे एक नोटिफिकेशन हुआ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से कि ये शाहराही हैं, ये आप इन पे नहीं जा सकते। तो ये किसकी नाकामी है? ये वहाँ की पॉलिटिकल और हमारी फोर्सेस दोनों की नाकामी है कि वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। और उनको बजाय इसके फिर इन दोनों लोगों को, फिर दोनों फोर्सेस को आपने मिलने का मौका दिया। एक तरफ अलहदगी पसंद और दूसरी तरफ मिसिंग पर्सनस का मामला बढ़ता गया। दोनों हमदर्दियां तो साथ साथ हो गई, अब वो मजम्मत भी कोई नहीं करता। तो अगेन मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें उसी से इंटरलिंक हैं। जब आप अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हों, आपकी ज़ात सबसे आगे हो, तो फिर मुल्क और कौमी मसाइल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। मुल्क और कौमी मसाइल पीछे रह जाते हैं। सिचुएशन आपके सामने है। मुराद सईद साहब का ट्वीट भी सामने आया है। अलीमा खान ने भी 8 अप्रैल के हवाले से बाकायदा नजर लगी हुई है कि 8 अप्रैल को आया मुलाकात होने दी जाएगी या वो अडयाला के बाहर बैठेंगे। क्या देख रहे हैं? बड़ी तहरीक का ऐलान आगाज हो सकता है जिसकी बात चल रही थी कि सड़कें गर्म होंगी ईद के बाद। सिचुएशन देखें जी, बात यह है कि एक तरफ आपका एजेंडा है कि बस मैं ही मैं हूं, तो वो मामला तो चलने वाले लग नहीं रहे। उसकी वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट, बलूचिस्तान में अनरेस्ट, और उसके बाद पंजाब ऑलरेडी पहले ही आपके हाथ में नहीं है, ज़बरदस्ती आप कर लें, फिर ये प्रेशर आ रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को अगर अमेरिका से बुलवाए गए लोग, तो ये इमरान खान साहब की कमज़ोरी तो नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि पैनिक उधर है। इमरान खान साहब तो जेल में हैं। अगर ये जेल में रखकर भी, क्योंकि इनके लिए अब मसला है कि इमरान खान को जेल में रखकर भी ये मुतमईन नहीं है और ना ही सुकून में है, ये फैक्ट है। और ये इनको मालूम है कि ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं हैं, ना इकोनॉमी इनके कंट्रोल में है, ना सिक्योरिटी इनके कंट्रोल में है, ना इनके कंट्रोल में बाकी पब्लिक है। और ये जो हंगामी बुनियाद पे बिजली की कीमतें कम की गई हैं, इसको भी अवाम ने वेलकम करने के बजाय, बल्कि मजीद वो कह रहे हैं कि जनाब आप 3 साल पिछली जो कीमतें हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना, वहां से लेके आए। आपका IMF का जो बजट, आपका बजट जो है, उसके लिए आपकी IMF की टीम पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, बजट उसने तैयार करना है। ये तो हमारी खुद मुख्तारी, आज़ादी और उसका हाल है। तो इन हालात में बात वहीं पे आ जाती है कि इमरान खान से बात शुरू हो जाती है। इमरान खान कौन है? इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, मेजॉरिटी की आवाज़ है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने 8 फरवरी को उनके लोगों को वोट दिया। ये है असल फोर्स, जिसकी ये सारी दुनिया को भी पता है और हमसे ज़्यादा हमारे इदारों को पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। आंखें बंद करने से तो हकीकत तब्दील नहीं होती। तो इसलिए ये इमरान खान के साथ बार बार उनको एंगेज किया जा रहा है और अपने लाइक माइंडेड लोगों को भेजा जा रहा है कि जाके इमरान खान साहब को ज़रा पैम्पर करें, कोई राम करने की कोशिश करें, कोई ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करें और किसी भी तरीके से उनको राज़ी कर लें कि जनाब हम आपको रिहा भी कर देंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, जहाँ चाहेंगे आप रहें, बस आप हमारे साथ ताउन करें, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो महज रिहाई नहीं चाहते और वो किसी किस्म की डील भी नहीं चाहते। वो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं इनसे कि आप इलेक्शन की तारीख दें और उसके बाद अगली बात करेंगे। और उससे पहले वो कहते हैं जो करने के काम है, आप तमाम सियासी कारकुनान को, रहनुमाओं को रिहा करें और आप अपनी सिंसियरिटी शो करें कि वाकई आप सिंसियर हैं। तो इसलिए वो काबू में नहीं आ रहे इनके। अभी जब हम साबिर साहब बात कर रहे हैं तो खबर आ रही है कि वज़ीर आला गंडापुर का मरकजी हुकूमत की पॉलिसी और डेडलाइन के बरक्स अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस न भेजने का ऐलान। तो इसके बाद क्या होगा? वही बातें हैं। मामला अगेन मैं कहूंगा कि अगेन UN आपको इसको अपोज कर रही है, क्योंकि आप इतने बड़े पैमाने पर जो है आप नहीं कर सकते कि उठा के आप बाहर फेंकना शुरू कर दें, ज़बरदस्ती धकेलना शुरू कर दें।
आपको मालूम है कि इससे ये एक ह्यूमन इशू बन जाएगा, और इसीलिए अब अमेरिकन जो हैं वो और डिप्लोमेट्स जो हैं वो बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ भी एंगेज हैं, और वहाँ पे जो ज़बरदस्ती अगर आपने उठाने की कोशिश की तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, क्योंकि ये एक स्मूथ फंक्शनिंग के ज़रिए तो आप वापस भेज सकते हैं, लेकिन ये चंक लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन जहाँ मसला हो हज़ारों और लाखों का, उस वक्त फिर ये काम नहीं किया जा सकता। और पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, ये इन सारी चीज़ों को वही बता रहा हूँ कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 ये नहीं है, क्योंकि क्या हमारे यहाँ जितने भी इस वक्त फसादात हो रहे हैं, बदअमनी के मसाइल हैं, ये सारे हैं, ये नाकामियों की दास्तान जो है, क्या ये इस वजह से कि अफगान मुहाजिरीन जो कि रजिस्टर्ड हैं, एक है गैर रजिस्टर्ड मुहाजिरीन, एक है रजिस्टर्ड जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको पता होता है कि मेरा सारा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास है, वो उनको तो एक आराम से तरीके से ही वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ऑलरेडी इसको गैर इंसानी रवैया करार दे चुकी है, इस तरीके से इनखला को। सर, गाली में गंडापुर की कोई बात हो रही है तो सवाल मैंने आपसे करना था, क्योंकि जो उनका क्लिप है साबिर साहब वायरल आपने सुना होगा, वो जो विकेट की दोनों तरफ खेलने वाला, अली अमीन गंडापुर के ऊपर दोबारा आवाम एतमाद करेगी या ओवरऑल आपको क्या लगता है? जो विकेट की दोनों तरफ खेलने का वो बराह रास्त भी एक किस्म का एतराफ कर चुके हैं, और तनकीद वैसे भी पार्टी के अंदर से भी बहुत उन पर की जाती है, अदरवाइज के ऊपर बड़े सवाल का निशान है, तो अगर तहरीक चलती है तो उनका क्या किरदार देखते हैं? देखें, अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब जिस पे उंगली रखेंगे, जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर हैं, उस वक्त तक बाकी लोग भी हैं। जब इमरान खान अपने ज़ुबान से जब कोई मैसेज देंगे कि अली अमीन गंडापुर के बारे में या किसी के बारे में भी, तो फिर बात बनेगी। अदरवाइज क्योंकि इंटरनल बहुत कुछ होता रहता है, और बाकी जो हमारे एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल जमातों के बाहर बैठे, वो भी ये काम करते रहते हैं कि डिवाइड एंड रूल किया जाए और कन्फ्यूजन पैदा की जाए। तो मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर को उस वक्त तक कोई नहीं हटा सकता जब तक कि इमरान खान साहब उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, ये सोहेल वड़ैल साहब ने तो बाकायदा इसको जानवरों की मुलाकात भी कहा है, उकाब और शेरनी, आपने पढ़ा होगा। जो मुलाकात मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की मुलाकात के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो डिबेट हो रही है, डिस्कशन है कि बाकायदा दर पर गई वो, उनको मनाया गया और फिर जाकर सीज फायर करवाया गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2 घंटे बिठाया भी गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि जब आर्मी चीफ मरियम साहबा के प्रोग्राम में चले गए, ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में और कैटल शो में, हॉर्स एंड कैटल शो में, जब उन 2 प्रोग्रामों में इकट्ठे नजर आए और मरियम साहबा ने उन तस्वीरों के बाद, उन 2 तकरीबात के बाद मरियम साहबा संभाली नहीं जा रही थी, और उन्होंने कहा कि ये है मेरी फोर्स और आर्मी चीफ मेरे साथ खड़े हैं और मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले मैं आपको एक खबर दूं, एक इंतहाई सीनियर मोस्ट जो हैं उनका ट्रांसफ़र करवा चुकी थी मरियम साहबा आर्मी चीफ से, और वो तो उसके बाद मरियम साहबा ने ज़रा और हिम्मत पकड़ ली। तो इसी दौरान नकवी साहब के साथ भी उन्होंने कोई मत्था वत्था लगा लिया, लेकिन नकवी साहब का किला मजबूत था, लिहाजा नकवी साहब के मामले में उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा, और इसलिए उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी भी की। और इस सिलसिले में मैंने अगर आप उन तस्वीरों को निकाल लेना, एक मीटिंग हुई है तो वो तस्वीर ही सब कुछ बता रही है, जिसमें नकवी साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब नकवी साहब को देख रहे हैं, और दूर सिंगल सोफे पे बैठी मरियम साहबा बहुत हवन्नक नज़र आ रही हैं। तो वो काफ़ी तकलीफ दे चेहरे हैं, उनके कर्ब हैं उनके चेहरों पे, मरियम साहबा के भी और नवाज शरीफ साहब के भी। तो मेरा ख्याल है कि गलत जगह पे उन्होंने पंगा ले लिया, तो उसका बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि नकवी साहब आपको मालूम है कि वो उनके एहसानात भी हैं, ये मैं आपको बता दूं, जाती उम्रा, क्योंकि ये जो फॉर्म 47 का प्रोजेक्ट है उनके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था।
उन्हीं के ज़माने में जो है वो 9 मई हुआ और वही सारी टीम बैठी है। और नकवी साहब भी उनको पहले बनाया गया जी कायम मुकाम, वो सॉरी मुशीर दाखिला, फिर सेनेटर बना दिया गया। वो सारे का सारा वो पूरी वही चेन चल रही है। 2 किरदार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त जो चल रहे हैं निगरान हुकूमतों के। उसमें एक सरफराज बुगटी हैं जो कि निगरान वजीर दाखिला थे, आज वो बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है। और दूसरा मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि आज़ाद थे और उनको आज़ाद सेनेटर के तौर पे नून लीग ने वोट दिया था। और वो इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो खुसूसी एलची भी हैं। तो इसलिए नकवी साहब को अगर मरीम साहबा के साथ कंपेयर किया गया तो फिर नकवी साहब का पलड़ा भारी है। आपने किसी ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र किया जो मरीम साहिबा ने करवाई, किस किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफर की? वो जरूरत ये पड़ी थी कि मरीम साहबा कहीं थी किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे इनकी टिकटॉकर की टीम भी साथ थी और उन्होंने मना किया था कि ये तस्वीरें आप नहीं जारी करेंगी, तस्वीरें हम जारी करेंगे। तो वो तस्वीरें उन्होंने जारी कर दी। जब तस्वीरें जारी की तो फिर उधर से रिएक्शन आया, वो फिर तस्वीरें डिलीट करवाई गई। और लेकिन मरीम साहबा को इस बात का गुस्सा था तो उन्होंने फिर उनको तब्दील करवा दिया और इस तरीके से ये हुआ। 3 मरतबा का वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी जो इलेक्टेड भी नहीं है, उनके दरवाजे पर चाल है। पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की सियासत वहीं खड़ी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये फेक सिस्टम जो है ये चल नहीं सकता। हाइब्रिड प्लस और फॉर्म 47 ये नहीं चल सकता। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त बंद गली में है और सबको पता है कि बंद गली में है और इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बचना नहीं है, ये ऐसा निज़ाम चल नहीं सकता पाकिस्तान में। 10-15 सीटों पे आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, और ये नहीं हो सकता कि आप पूरे का पूरा चोरी इलेक्शन करके किसी और को दे दें और फिर आप कहें कि दुनिया भी तस्लीम करे और पाकिस्तान के अवाम भी तस्लीम करें कि मुमकिन नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तमाम वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है और हर तरह के वीज़े कर दिए बंद, और इवन जो वीज़े इशू हुए हैं वो भी मनसूख कर दिए हैं। 13 अप्रैल के बाद कोई भी पाकिस्तानी इकामा होल्डर के अलावा वहाँ पे नहीं जा सकेगा। ये भी काम किया गया है। लास्टली साबिर साहब, 8 से 10 दिनों में क्या मंजरनामा देख रहे हैं? कोई बड़ी मैसिव तब्दीली देख रहे हैं या यही सब रहेगा? अभी देखें, ये मामला बड़ा क्रूशल है जी, और उसमें आर्मी चीफ जाहिर है जनरल साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आते और वो ये चाहते हैं कि मुझे मेरी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया जाए, मेरी एक्सटेंशन को तस्लीम कर लिया जाए और उसके बाद फिर बातें आगे बढ़ेंगी। तो ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि उनकी इस शर्त पे कोई चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी, क्योंकि अगर तो वो फौरी इलेक्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर तो शायद बात कोई आगे बढ़ जाए। अगर उन्होंने इफ बट्स लगाया और इफ बट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर उन पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। थैंक यू जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए।